असम के जंगल सिर्फ पेड़ों और नदियों का घर नहीं है। ये लोक कथाओं और आत्माओं का ठिकाना है। बाण झाकरी जंगल की रक्षक, जिसकी शक्ति को सैकड़ों साल पहले कैद किया गया था, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर विक्रम सिंह ने अनजाने में उस शक्ति को जगा दिया। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? असम के जंगलों में रात का भय। हमारे चैनल वी के हॉरर को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस कहानी को लाइक्स और शेयर करें। जंगल की कहानी शुरू होती है अब। असम के जंगलों में रात का भय। ट्रक ड्राइवर का डरावना सफर। मेरा नाम विक्रम सिंह है। 7 साल पहले जब मैंने पहली बार ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ा था, तब मुझे लगा था कि सड़कें मेरी दुनिया हैं। दिन हो या रात, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस रात जब मैंने गुवाहाटी के एक पुराने ढाबे पर वो कॉन्ट्रैक्ट लिया, मुझे नहीं पता था कि ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। शाम के 7 बजे थे। गुवाहाटी का वो ढाबा जो सड़क के किनारे एक टिमटिमाती लालटेन के सहारे चल रहा था, मेरे जैसे ट्रक ड्राइवरों का ठिकाना था। मैं अपने पुराने टाटा ट्रक के पास खड़ा था, चाय की चुस्की लेते हुए, जब एक आदमी मेरे पास आया। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरे भीतर तक देख रहा हो। उसने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की। विक्रम, तुम्हें एक माल जोरहाट तक ले जाना है, रातों रात, पैसा अच्छा मिलेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल की हवा। मैंने चाय का गिलास नीचे रखा और पूछा, क्या माल है और कितना समय है? बस कुछ बक्से, ज्यादा सवाल मत करो। उसने एक मोटा लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें नोटों की गड्डी थी और एक छोटा सा कागज जिस पर सिर्फ एक पता लिखा था, जोरहाट के पास एक गोदाम जो नक्शे पर भी मुश्किल से मिले। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पैसे देखकर मेरे दिमाग ने सवालों को दबा दिया। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी ऐसी ही होती है, पैसा बोलता है और सड़क बुलाती है। मैंने हामी भरी और उस आदमी ने अपने 2 मजदूरों को इशारा किया। उन्होंने मेरे ट्रक में 5 बड़े लकड़ी के बक्से लादे। बक्से भारी थे और उन पर कोई लेबल नहीं था। मजदूरों ने जल्दी जल्दी काम किया, जैसे उन्हें वहां रुकना पसंद न हो। एक मजदूर ने बक्सा लादते वक्त मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैंने पूछना चाहा, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला गया। रात के 9 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया। गुवाहाटी की चहल पहल धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और सड़क अब जंगल की गोद में समा रही थी। असम के जंगल अपने आप में एक रहस्य हैं। घने पेड़ जिनकी टहनियां सड़क पर झुकी रहती हैं और हवा में एक ऐसी सनसनाहट जो आपको लगातार चौकन्ना रखती है। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन जंगल का सन्नाटा हर बार मेरे दिल में एक ठंडक भर देता था। पहले 1 घंटे तक सब ठीक था। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया और अपने आप से बातें करने लगा। विक्रम, बस जोरहाट तक पहुंच, माल उतार और वापस, आसान काम। लेकिन मेरे शब्द हवा में गूंज कर खो गए। तब मुझे पहली बार वो बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। फिर भी मुझे लगा कि बक्सों के बीच कोई साया हिला। मैंने खुद को समझाया कि यह थकान की वजह से है। सड़क पर रातें लंबी होती हैं और दिमाग खेल करने लगता है। करीब 10 बजे सड़क और भी सुनसान हो गई। मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह गायब था। जंगल अब और गहरा लग रहा था। पेड़ों की छाया हेडलाइट्स में नाच रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और जो मैं समझ नहीं पाया। तभी पीछे से एक ठक ठक की आवाज आई। ये मेरे ट्रक के कार्गो से आ रही थी, उन बक्सों से। मैंने ट्रक धीमा किया और कान लगाकर सुना। फिर वही आवाज, थक थक, जैसे कोई बक्से के अंदर से खटखटा रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने सोचा, शायद सड़क की उबड़ खाबड़ की वजह से बक्से हिल रहे हैं। मैंने ट्रक और धीमा किया, लेकिन आवाज रुकी नहीं। अब वो और तेज हो रही थी। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोका। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने टॉर्च ली और ट्रक के पीछे गया। कार्गो के दरवाजे बंद थे और ताला जस का तस था। मैंने टॉर्च की रोशनी बक्सों पर डाली। 5 बक्से वैसे ही थे जैसे लादे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बक्से के किनारे पर कुछ गीला सा है। मैंने पास जाकर देखा, वो लाल रंग का द्रव था जो बक्से की लकड़ी पर रिस रहा था। मेरे गले में कुछ अटक गया। ये क्या था? खून?
नहीं, शायद कोई रसायन या पेंट। मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जल्दी से कार्गो का दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइवर सीट पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, वो आवाज फिर आई, थक थक। और इस बार एक हल्की सी फुसफुसाहट। विक्रम, रुक जा। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रुका और मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये आवाज बाहर से नहीं, मेरे ट्रक के अंदर से आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन केबिन खाली थी। सिर्फ मैं था और मेरे पीछे वो बक्से। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार मुझे यकीन था कि मैंने कुछ देखा। एक धुंधली सी आकृति जो कार्गो में बक्सों के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें वो चमक रही थीं जैसे दो जलते हुए कोयले। मैंने पलक झपकी और वो गायब थी। मेरे मुंह से एक चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। विक्रम, तू थक गया है, ये बस तेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और गति बढ़ा दी। मुझे बस जोरहाट पहुंचना था। वहां माल उतार कर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पा लेता। लेकिन जंगल का अंधेरा अब और गहरा हो रहा था। सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था काजीरंगा 50 किलोमीटर। मैं काजीरंगा के जंगल के करीब था, जहां की कहानियां मैंने बचपन से सुनी थी। स्थानीय लोग बताते थे कि यह जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। यहां कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसा जो रात में जागता है। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स एक पल के लिए टिमटिमाई और बुझ गईं। काजीरंगा का जंगल अब मेरे करीब था और उसकी सनसनाहट मेरे दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है। शायद थकान, शायद रात का सन्नाटा, या शायद वो बूढ़े की बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थीं। लेकिन फिर भी वो थक थक की आवाज मेरे पीछे कार्गो से फिर शुरू हो गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। बूढ़े की बात मेरे दिमाग में थी, पीछे मत देखना, लेकिन मेरी आंखें बार बार मिरर की ओर खींच रही थीं। मैंने स्टीयरिंग को और जोर से पकड़ा और गति बढ़ा दी। बस जोरहाट पहुंच जाऊं, मैंने खुद से कहा। वहां माल उतारकर मैं इस नरक से आजाद हो जाऊंगा। तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखा। हेडलाइट्स की रोशनी में एक आदमी खड़ा था। उसका साया लंबा और पतला था और वो सड़क के बीच में खड़ा था, जैसे मुझे रोकना चाहता हो। मैंने झटके से ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। कौन है ये, मैंने सोचा। इतनी रात में इस सुनसान जंगल में कोई यहाँ क्या कर रहा था? मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। वो आदमी अब भी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने एक पुराना सा कोट पहना था और उसका सिर झुका हुआ था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। ए भाई, हटो रास्ते से, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता था कि कोई मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो काले गड्ढे, और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। मैं पीछे हट गया और मेरी टॉर्च जमीन पर गिर गई। तब तुम कौन हो, मैंने हकलाते हुए पूछा। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे रीढ़ की हड्डी में सुई की तरह चुभ गई। मैं तेरा यात्री हूं विक्रम, उसने कहा। उसकी आवाज वही थी जो मैंने ट्रक में सुनी थी। मैंने भागकर ट्रक में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो आदमी, या जो भी वो था, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसकी हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से टिमटिमाई और वो गायब हो गया। मैं ट्रक में वापस भागा और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को भगाया, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरा खून जम गया। वो आकृति, वही खाली आंखों वाला यात्री, अब मेरे ट्रक के कार्गो में था, बक्सों के बीच बैठा हुआ। मेरी आंखें रियर व्यू मिरर पर जमी थीं। वो आकृति, वही खाली आंखों वाला यात्री, मेरे ट्रक के कार्गो में बक्सों के बीच बैठा था। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलक झपकी और वो गायब था, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हुआ। मैं जानता था कि वो अभी भी कहीं है, शायद मेरे ट्रक में, शायद उन बक्सों में, या शायद मेरे दिमाग में। मैंने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा
और ट्रक को और तेज भगाया। काजीरंगा का जंगल मेरे चारों तरफ था और उसका अंधेरा मेरे मन को निगल रहा था। सड़क अब और संकरी हो रही थी और पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थी, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हूं। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो मैंने पहले महसूस की थी, लेकिन अब उसमें कुछ और मिला था, जैसे कोई जलती हुई चीज। मेरे दिमाग में बोका खाट के उस बूढ़े की बातें गूंज रही थी। इस जंगल में कुछ चीजें ले जाना ठीक नहीं, खासकर रात में। मैंने उस वक्त उसकी बात को हल्के में लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वो सही था। उन बक्सों में कुछ गलत था और वो यात्री, वो कोई इंसान नहीं था। करीब आधी रात हो चुकी थी जब सड़क के अंत में एक पुराना पुल दिखा। ब्रह्मपुत्र नदी का एक छोटा सा हिस्सा यहां से गुजरता था और ये पुल उसी पर बना था। पुल इतना पुराना था कि उसकी लकड़ियां और पत्थर खंडहर जैसे लग रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि पुल के किनारे पर कुछ पुराने मटमैले झंडे बंधे थे, जैसे कोई पूजा पाठ हुआ हो। मैंने ट्रक धीमा किया। पुल संकरा था और मुझे डर था कि मेरा भारी ट्रक इसे पार नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जोरहाट अभी भी दूर था और मुझे इस जंगल से निकलना था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को पुल पर चढ़ाया। जैसे ही ट्रक की पहिए पुल की लकड़ियों पर चढ़े, एक अजीब सी आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि ये लकड़ियों का चरमराना है, लेकिन फिर वो आवाज बदल गई। ये अब चरमराहट नहीं थी, ये एक हल्की सी चीख थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रोका। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खिड़की खोली और बाहर झांका। नदी का पानी काला और शांत था, लेकिन उसमें कुछ हलचल थी, जैसे कोई छाया पानी के नीचे तैर रही हो। तभी मेरे ट्रक से फिर वही ठक ठक की आवाज आई। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। वो यात्री फिर से वहां था, बक्सों के बीच। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने एक उंगली उठाई और पुल की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। पुल के दूसरे छोर पर हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे कुछ और आकृतियां दिखी। वो इंसान नहीं थी, वो धुंधली काली छायाएं थीं जो हवा में तैर रही थीं। मैंने ट्रक को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया और फिर वो चीख फिर सुनाई दी, इस बार पुल के नीचे से। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं था। और फिर वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, विक्रम, तुमने हमें जगाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई मेरी छाती पर हथौड़ा मार रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स बुझ चुकी थी और स्टीयरिंग मेरे काबू में नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उससे भी तेज थी वो फुसफुसाहट जो मेरे कानों में गूंज रही थी, विक्रम, तुमने हमें जगाया। मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से पकड़ा और चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था और मेरे ट्रक की इंजन की गड़गड़ाहट। मैंने ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अचानक हेडलाइट्स फिर से जल उठी। उनकी रोशनी में सड़क साफ दिख रही थी, लेकिन कुछ गलत था। सड़क अब वैसी नहीं थी जैसी मैंने पहले देखी थी। पेड़ों की टहनियां और करीब आ गई थी, जैसे वो सड़क को निगल लेना चाहती हूं। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो मैंने पहले महसूस की थी, लेकिन अब वो और तेज थी, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। कार्गो में वही 5 बक्से थे, लेकिन मुझे यकीन था कि एक बक्से की लकड़ी पर वो लाल द्रव अब और फैल गया था। मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन मेरे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तभी ट्रक अचानक रुक गया, इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने स्टीयरिंग छोड़ा और अपने कांपते हाथों को देखा। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैंने वाकई वो फुसफुसाहट सुनी थी या ये सब मेरा वहम था? मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक से बाहर निकलने का फैसला किया। जंगल का सन्नाटा मुझे डरा रहा था, लेकिन कार्गो में उन बक्सों का रहस्य मुझे और बेचैन कर रहा था। मैंने ट्रक के पीछे जाकर कार्गो का दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी में बक्से साफ दिख रहे थे। वो लाल द्रव अब एक बक्से से रिस कर नीचे फर्श पर जमा हो गया था। मैंने पास जाकर देखा, वो खून जैसा दिख रहा था,
लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई अलौकिक शक्ति हो। मैंने बक्से को छूने की हिम्मत जुटाई। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन जैसे ही मेरे उंगलियां उस पर पड़ी, मुझे एक झटका सा लगा। मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी, एक औरत जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो चीख रही थी और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मैं पीछे हट गया और टॉर्च गिर गई। ये क्या था? मैंने खुद से कहा। मेरी सांसें तेज थीं। मैंने टॉर्च उठाई और कार्गो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे फिर वहीं ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने कार्गो का दरवाजा जोर से बंद किया और ड्राइवर सीट पर वापस भागा। ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार मैंने गति बढ़ा दी। मुझे बस जोरहाट पहुंचना था। वहां माल उतारकर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पा लेता। लेकिन जंगल का अंधेरा अब मेरे चारों तरफ था और हर पल मुझे लग रहा था कि कोई मेरे साथ है, कोई ऐसा जो मेरे ट्रक में सवार था। करीब आधे घंटे बाद मैंने सड़क के किनारे एक छोटा सा गांव देखा। एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था बोकाखाट 5 किलोमीटर। मैं काजीरंगा के पास था और ये गांव उसी रास्ते पर पड़ता था। मैंने सोचा कि शायद यहां रुककर मैं अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर सकता हूं। गांव में सिर्फ कुछ झोपड़ियां थीं और एक छोटा सा चाय का ठेला। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। ठेले वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। इतनी रात को यहां बेटा? उसने पूछा। हाँ, जोरहाट जा रहा हूं, माल ले जा रहा हूं, मैंने जवाब दिया। उसने मेरे ट्रक की ओर देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। कैसा माल? उसने धीरे से पूछा। बस कुछ बक्से, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। वो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें मेरे ट्रक पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, इस जंगल में कुछ चीजें ले जाना ठीक नहीं, खासकर रात में। मैंने उसकी बात को टालने की कोशिश की। बूढ़े लोग ऐसे ही डराते हैं, मैंने सोचा। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। काजीरंगा का जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, यहाँ कुछ और भी रहता है। कुछ ऐसा जो रात में जागता है, और जो तुम ले जा रहे हो वो उसे बुला रहा है। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तभी मेरे ट्रक से फिर वहीं ठक ठक की आवाज आई। बूढ़ा चौंक गया और पीछे हट गया। जा बेटा, जल्दी जा, और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने उसकी बात सुनी और ट्रक में वापस बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मुझे फिर वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार वो और साफ थी। विक्रम, तुम हमसे नहीं भाग सकते। मैंने गति बढ़ा दी, लेकिन जंगल का अंधेरा मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे और मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। बोकाखाट गांव का वो बूढ़ा ठेले वाला मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा था। उसकी चेतावनी, जा बेटा, जल्दी जा, और पीछे मुड़कर मत देखना, मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन उस फुसफुसाहट ने जो मेरे ट्रक के अंदर से आई थी, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। विक्रम, तुम हमसे नहीं भाग सकते। मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी। हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क सांप की तरह लहरा रही थी और जंगल का अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। ब्रह्मपुत्र नदी के उस पुराने पुल पर जो कुछ हुआ, उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था। वो चीखें जो नदी के नीचे से आई थीं और वो काली छायाएं जो हवा में तैर रही थीं। मैं जानता था कि ये कोई वहम नहीं था। मेरे ट्रक के कार्गो में बैठा वो यात्री, उसकी खाली आंखें और भयानक मुस्कान मेरे दिमाग में बार बार उभर रही थी। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार शायद किसी चमत्कार से इंजन चालू हो गया। मैंने गति बढ़ा दी और उस खंडहर जैसे पुल को पीछे छोड़ दिया। मेरी सांसें अभी भी तेज थीं और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें रेंग रही थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि वो यात्री फिर से दिखेगा, उन बक्सों के बीच मेरी ओर देखता हुआ। लेकिन वो थक ठक की आवाज फिर शुरू हो गई, जैसे कोई मेरे ट्रक के कार्गो में कैद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सड़क अब और भी संकरी हो रही थी। काजीरंगा का जंगल मेरे चारों तरफ था और उसका अंधेरा मेरे मन को निगल रहा था। पेड़ों की टहनियाएं मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट मेरे कानों में चीखों जैसी लग रही थी। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था, जैसे कोई जलती हुई हड्डियां। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो गंध मेरे ट्रक के अंदर तक घुस आई थी।
करीब 1 बजे रात को सड़क के किनारे मुझे एक छोटा सा गांव दिखा। एक पुराना मटमैला बोर्ड था जिस पर लिखा था मोहनबाड़ी गांव 2 किलोमीटर। मैंने राहत की सांस ली। शायद यहां रुककर मैं अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर सकता था। मैंने ट्रक को गांव की ओर मोड़ा। मोहनबाड़ी गांव छोटा सा था, शायद 20-25 झोपड़ियां। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे कुछ मिट्टी के दिए जल रहे थे। गांव में सन्नाटा था, लेकिन कुछ झोपड़ियों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक एक खाली जगह पर रोका और नीचे उतरा। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे और मेरे कानों में वो चीखें गूंज रही थीं। गांव में एक छोटा सा चाय का ठेला था जो अभी भी खुला था। ठेले के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरे भीतर तक देख सकती हो। उसने मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। इतनी रात को यहां बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। हाँ माँ जी, मैंने जवाब दिया। जोरहाट जा रहा हूं, माल ले जा रहा हूं। उसने मेरे ट्रक की ओर देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। कैसा माल? उसने धीरे से पूछा, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो। बस कुछ बक्से, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने उसे वो लाल द्रव या उस यात्री के बारे में कुछ नहीं बताया। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखें मेरे ट्रक पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से कहा, इस जंगल में कुछ चीजें नहीं ले जानी चाहिए, खासकर रात में। मैंने उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की। माँ जी, ये तो मेरा काम है, माल ढोना पड़ता है। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी में कोई गर्मी नहीं थी। बेटा, ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नहीं है। यहाँ वो रहते हैं जो रात में जागते हैं, और तुम जो ले जा रहे हो वो उन्हें बुला रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही बात थी जो बोका खाट के बूढ़े ने कही थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं क्या ले जा रहा हूं? उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मोहनबाड़ी के लोग जानते हैं, ये जंगल हमें सब बताता है। तभी मेरे ट्रक से फिर वहीं ठक ठक की आवाज आई। मैं चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बुजुर्ग महिला ने मेरी ओर देखा और कहा, वो बक्से खोलो बेटा, देखो तुम क्या ले जा रहे हो। मैंने हिचकिचाते हुए ट्रक के कार्गो की ओर कदम बढ़ाए। टॉर्च की रोशनी में बक्से वैसे ही थे, लेकिन उस लाल द्रव का दाग अब और बड़ा हो गया था। मैंने एक बक्से को छुआ और फिर वहीं झटका लगा। मेरे दिमाग में वही धुंधली आकृति उभरी, वो औरत जिसकी आंखें चमक रही थीं। तभी मुझे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, विक्रम, हमें आजाद कर। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मोहनबाड़ी गांव की उस बुजुर्ग महिला की बातें मेरे दिमाग में चक्कर काट रही थीं। वो बक्से खोलो बेटा, देखो तुम क्या ले जा रहे हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और वो फुसफुसाहट, विक्रम, हमें आजाद कर, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने ट्रक की गति बढ़ा दी, जैसे कि तेज चलने से मैं उस डर से भाग सकता हूं। लेकिन काजीरंगा का जंगल मेरे चारों तरफ था और उसका अंधेरा मेरे मन को निगल रहा था। मोहनबाड़ी गांव पीछे छूट चुका था, लेकिन उस गांव का सन्नाटा मेरे साथ चल रहा था। सड़क अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे जा रही थी। नदी का पानी काला और शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई छाया उसके नीचे तैर रही हो। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन हर बार जब मैं रियरव्यू मिरर में देखता, मुझे लगता कि वो यात्री, वो खाली आंखों वाला प्रेत मेरे पीछे बैठा है। तभी वो ठक ठक की आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने ट्रक रोका। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, मैं क्या ढो रहा हूं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मुझे उन बक्सों का सच जानना था। मैंने टॉर्च उठाई और ट्रक के कार्गो की ओर बढ़ा। मेरे पैर भारी थे, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। मैंने कार्गो का दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी में 5 बक्से साफ दिख रहे थे। वो लाल द्रव अब एक बक्से से रिसकर फर्श पर जमा हो गया था। मैंने पास जाकर देखा, वो खून जैसा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई अलौकिक शक्ति हो। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बक्से को छुआ। लकड़ी ठंडी थी, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उस पर पड़ी, मुझे फिर वहीं झटका लगा। मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी, एक औरत जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वो चीख रही थी और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बस
अब बहुत हो गया, मैंने खुद से कहा। मैंने एक पुराना लोहे का रॉड उठाया जो ट्रक में पड़ा था और बक्से का ढक्कन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने रॉड उठाया वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। विक्रम, हमें आजाद कर। मैं रुक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। क्या मैं सचमुच ये बक्सा खोलना चाहता था? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने रॉड से बक्से पर जोरदार प्रहार किया। लकड़ी चटक गई और ढक्कन आधा खुल गया। टॉर्च की रोशनी में मैंने अंदर देखा और मेरा दिल धक से रह गया। बक्से में कुछ कपड़े थे जो पुराने और फटे हुए थे। उनके बीच कुछ हड्डियां थीं, मानव हड्डियां, लेकिन वो सामान्य नहीं थीं। उन पर अजीब सी नक्काशी थी, जैसे कोई प्राचीन लेख या मंत्र। और हड्डियों के बीच वो लाल द्रव था जो अब और तेजी से रिस रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी को बक्से के कोने में डाला और वहां मुझे कुछ और दिखा। एक छोटा सा मिट्टी का मूर्तिकार जिसका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने अपनी दृष्टि में देखा था। मैं पीछे हट गया और मेरी टॉर्च जमीन पर गिर गई। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल गया और फिर वो यात्री फिर से मेरे सामने था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली उस बक्से की ओर इशारा कर रही थी और फिर वो गायब हो गया। मैंने कार्गो का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर सीट पर वापस भागा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे एक और आकृति दिखी। सड़क के किनारे ब्रह्मपुत्र के तट पर ये एक आदमी था जो एक लंबा लबादा पहने हुए था। उसने मुझे इशारा किया कि मैं रुक जाऊं। मैंने ट्रक रोका। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा सीना फट जाएगा। बक्से में वो हड्डियां, वो अजीब नक्काशी और वो मिट्टी की मूर्ति, सब कुछ मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा था। वो यात्री, उसकी खाली आंखें और भयानक मुस्कान मेरे सामने फिर से उभर रही थीं। और अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वो लबादा पहने आदमी मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने ट्रक रोका। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे और मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी जो अब मेरे ट्रक के अंदर तक घुस चुकी थी। मैंने खिड़की खोली और उस आदमी की ओर देखा। वो अब भी सड़क के किनारे खड़ा था, ब्रह्मपुत्र के काले पानी के ठीक सामने। उसका लबादा हवा में लहरा रहा था, हालांकि हवा थी ही नहीं। कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। उसका चेहरा लबादे के साए में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, वैसे ही जैसे उस यात्री की आंखें। मैं वो हूं जो इस जंगल को जानता है, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, जैसे नदी का पानी। और मैं जानता हूं कि तुम क्या ले जा रहे हो, विक्रम। मेरा नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरे ट्रक की ओर इशारा किया। वो बक्से, वो इस जंगल के लिए अभिशाप हैं। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो ठक ठक की आवाज फिर शुरू हो गई थी, जैसे कोई बक्सों के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे सिर्फ जोरहाट तक माल पहुंचाना है, मैं कुछ नहीं जानता। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरी रीढ़ में सुई की तरह चुभ गई। तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानता है। उसने नदी की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। नदी का पानी अब शांत नहीं था। उसमें लहरें उठ रही थीं और पानी के बीच में एक धुंधली आकृति उभर रही थी। वो वही औरत थी जिसे मैंने अपनी दृष्टि में देखा था। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर ट्रक के दरवाजे से टकराए। ये क्या है? मैंने चिल्लाकर पूछा। वो बाण झाकरी की छाया है, उस आदमी ने कहा। और तुमने उसे जगा दिया? मैंने उसकी ओर देखा। बाण झाकरी? वो क्या है? उसने अपना लबादा थोड़ा पीछे किया और अब मैं उसका चेहरा साफ देख सकता था। वो एक बुजुर्ग आदमी था जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कहा, मैं इस जंगल का पुजारी हूं और मैं जानता हूं कि तुम जो ले जा रहे हो वो इस जंगल का अभिशाप है। उन बक्सों में बाण झाकरी की आत्मा बंद है। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैंने सुना था कि बाण झाकरी असम की लोक कथाओं में एक शक्तिशाली आत्मा है जो जंगल में रहती है और आत्माओं को नियंत्रित करती है, लेकिन मैंने इसे हमेशा कहानियों का हिस्सा समझा था।
ये सच नहीं हो सकता, मैंने हकलाते हुए कहा। पुजारी ने मेरी ओर देखा। सच को देखने के लिए आंखें चाहिए विक्रम, और तुमने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। उसने मेरे ट्रक की ओर इशारा किया। वो बक्से खोलो, देखो तुम क्या ढो रहे हो। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो ठक ठक की आवाज अब और तेज हो गई थी, लेकिन इस बार उसमें एक और आवाज थी, एक चीख जो मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने पुजारी की ओर देखा। अगर मैं बक्से खोलूंगा तो क्या होगा? उसने गहरी सांस ली। या तो तुम उसे आजाद कर दोगे या वो तुम्हें नष्ट कर देगा। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से टिमटिमाई और बुझ गईं। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल गया और फिर वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। विक्रम, हमें आजाद कर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे और मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। पुजारी की बातें मेरे दिमाग में चक्कर काट रही थीं। बाण झाकरी, वो प्राचीन आत्मा जो मेरे बक्सों में कैद थी, उसकी चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। या तो तुम उसे आजाद कर दोगे या वो तुम्हें नष्ट कर देगा। और फिर वो फुसफुसाहट जो मेरे ट्रक के अंदर से आई थी, विक्रम, हमें आजाद कर, ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने पुजारी की ओर देखा। उसका चेहरा लबादे की छाया में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो मेरे भीतर तक देख सकता हो। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी और मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। बक्सों को छोड़ दो, उसने धीरे से कहा। उन्हें नदी में बहा दो, जहां से वो आए हैं। मैंने ब्रह्मपुत्र की ओर देखा। नदी का पानी काला और अशांत था, जैसे वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैंने सोचा, छोड़ दूं? इतने पैसे का माल और वो कॉन्ट्रैक्ट? मेरे दिमाग में लालच और डर आपस में जंग लड़ रहे थे। मैंने पुजारी से कहा, मुझे जोराहाट पहुंचना है, माल डिलीवर करना है, मैं ये सब नहीं छोड़ सकता। उसने गहरी सांस ली और मेरी ओर देखा। तुम नहीं समझ रहे विक्रम, ये माल तुम्हारा नहीं है, ये जंगल का है और जंगल अपना हिसाब लेता है। तभी मेरे ट्रक से फिर वही ठक ठक की आवाज आई। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो लाल द्रव जो बक्सों से रिस रहा था, अब फर्श पर एक छोटा सा गड्ढा बना चुका था। और फिर वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, विक्रम, हमें आजाद कर। मैंने पुजारी की ओर देखा, लेकिन वो गायब था। मैं चौंक गया। वो कहाँ गया? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन नदी के किनारे सिर्फ अंधेरा था। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से टिमटिमाई और बुझ गईं। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल गया और मेरे कानों में एक चीख गूंजी, वही चीख जो मैंने पुराने पुल पर सुनी थी। मैंने जल्दी से ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया। मुझे बस इस जंगल से निकलना था। मैंने गति बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट मेरे कानों में चीखों जैसी लग रही थी। हवा में वही सड़ी हुई गंध थी, लेकिन अब उसमें कुछ और था, जैसे कोई जलती हुई हड्डियां। करीब 2 बजे रात को सड़क के किनारे मुझे एक पुराना पूजा स्थल दिखा। यह एक छोटा सा मंदिर जैसा था, जो पत्थरों और लकड़ियों से बना था। इसके सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों में मिट्टी के दिए जल रहे थे। लेकिन वो दिए अजीब थे। उनकी लौ नीली थी और वो बिना हवा के हिल रही थीं। मैंने ट्रक रोका। मेरे दिमाग में पुजारी की बातें थीं, बक्सों को नदी में बहा दो। शायद यही एकमात्र रास्ता था। मैंने टॉर्च उठाई और कार्गो की ओर बढ़ा। मेरे पैर भारी थे, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। मैंने कार्गो का दरवाजा खोला। टॉर्च की रोशनी में बक्से साफ दिख रहे थे। वो लाल द्रव अब और फैल गया था और बक्सों पर वो अजीब नक्काशी चमक रही थी, जैसे उनमें कोई शक्ति जाग रही हो। मैंने एक बक्से को छुआ और फिर वहीं झटका लगा। मेरे दिमाग में वही धुंधली औरत उभरी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो चीख रही थी, बाण झाकरी। मैंने खुद से कहा, पुजारी ने कहा था कि ये उसकी आत्मा है, लेकिन ये आत्मा क्यों मेरे पीछे पड़ी थी? मैंने बक्से को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि मेरी सारी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, विक्रम, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा खून जम गया। वो यात्री फिर से मेरे सामने था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी छायाएं थीं, काली धुंधली आकृतियां जो हवा में तैर रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी फुसफुसाहट
मेरे सिर में गूंज रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठीं और उन छायाओं को रोशनी ने निगल लिया। लेकिन वो यात्री अभी भी वहां था। उसने एक उंगली उठाई और बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। बरगद के पेड़ की जड़ों से अब खून जैसा रस टपक रहा था और वो नीली लौएं और तेज जल रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी पेड़ पर डाली और वहां मुझे कुछ और दिखा। एक पुराना मटमैला शिलालेख जो पेड़ की जड़ में किया हुआ था। उस पर वही नक्काशी थी जो बक्सों पर थी। मैंने अपने कांपते हाथों से शिलालेख को छुआ और फिर वहीं झटका लगा। मेरे दिमाग में एक नई तस्वीर उभरी। एक आदिवासी गांव जहां लोग एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे। वो मूर्ति वही थी जो मैंने बक्से में देखी थी। लेकिन तभी एक आग की लपट ने उस गांव को जला दिया और वो औरत, वो धुंधली आकृति चीख रही थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मुझे फिर से वो पुजारी दिखा। वो बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुमने बाण झाकरी को जगा दिया। अब तुम्हारा भाग्य उसके हाथ में है। मैंने उससे पूछा, ये बाण झाकरी क्या है और वो मुझसे क्या चाहता है? पुजारी ने गहरी सांस ली। बाण झाकरी इस जंगल का रखवाला है, लेकिन सैकड़ों साल पहले कुछ लोगों ने उसकी शक्ति को चुराने की कोशिश की। उन्होंने उसकी आत्मा को इन बक्सों में कैद कर दिया और अब तुम उसे ले जा रहे हो। मैंने अपने ट्रक की ओर देखा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे बस माल डिलीवर करना है। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में दया थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, विक्रम, और उस कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें बाण झाकरी से जोड़ दिया। तभी मेरे ट्रक से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा दिल धक से रह गया। बक्सों में से एक टूट गया था और उसमें से वो लाल द्रव अब सड़क पर फैल रहा था और उस द्रव के बीच वो मिट्टी की मूर्ति चमक रही थी। मैंने पुजारी की ओर देखा, लेकिन वो फिर से गायब था और तभी वो यात्री मेरे सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी मुस्कान और भयानक थी। विक्रम, उसने कहा, अब तुम हमारे हो। मैंने चिल्लाकर ट्रक में भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। जंगल का अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल रहा था और वो फुसफुसाहट अब एक चीख में बदल गई थी। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो यात्री, उसकी खाली आंखें और भयानक मुस्कान मेरे सामने खड़ा था। विक्रम, अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को चीर रहा हो। मेरे ट्रक से लाल द्रव सड़क पर फैल रहा था और वो मिट्टी की मूर्ति जो बक्से में थी अब चमक रही थी, जैसे उसमें कोई शक्ति जाग रही हो। बरगद के पेड़ की जड़ों से खून जैसा रस टपक रहा था और उन नीली लौ की रोशनी जंगल के अंधेरे में नाच रही थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। मेरे चारों तरफ अंधेरा गहरा रहा था और वो फुसफुसाहट अब एक चीख में बदल चुकी थी। मैंने ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंधे थे। तभी वो यात्री मेरी ओर बढ़ा। उसकी हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और मेरे कानों में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज रही थी। मुझे छोड़ दो, मैंने आखिरकार चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। वो यात्री रुक गया और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुमने हमें चुना, विक्रम, उसने कहा। तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब तुम हमारे हो। मैंने अपने दिमाग को झकझोरा। कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो बस माल ढोने का काम लिया था। लेकिन मेरे शब्द हवा में गूंज कर खो गए। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठी और उनकी रोशनी में वो यात्री गायब हो गया, लेकिन उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में रह गई। विक्रम, हमें आजाद कर। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक में वापस भागा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने इंजन स्टार्ट किया और गति बढ़ा दी। मुझे बस जोरहाट पहुंचना था। वहां माल उतारकर मैं इस नरक से आजाद हो जाता, लेकिन जंगल का अंधेरा मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था और वो ठक ठक की आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे सिर में दर्द होने लगा। सड़क अब ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे जा रही थी। नदी का पानी काला और अशांत था और उसमें लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई उसके नीचे से मुझे बुला रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे यकीन था कि वो यात्री अभी भी मेरे ट्रक में था, शायद उन बक्सों के बीच या शायद मेरे दिमाग में।
करीब 3 बजे रात को सड़क के किनारे मुझे एक और गांव दिखा। ये मोहनबाड़ी से भी छोटा था, शायद 10-15 झोपड़ियां। एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था कामरूप गांव। मैंने सुना था कि कामरूप का इलाका रहस्यों से भरा है। यहाँ के लोग ब्रह्मपुत्र की आत्माओं की पूजा करते हैं और कहते हैं कि रात में यह जंगल जीवित हो उठता है। मैंने ट्रक रोका। मेरे दिमाग में पुजारी की बातें थीं, बक्सों को नदी में बहा दो। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो लाल द्रव अब और फैल गया था और बक्सों पर वो नक्काशी चमक रही थी। मैंने सोचा, शायद इस गांव में कोई है जो मुझे बता सकता है कि ये सब क्या है। मैंने टॉर्च उठाई और गांव की ओर बढ़ा। गांव में सन्नाटा था, लेकिन कुछ झोपड़ियों की खिड़कियों से मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं एक झोपड़ी के पास रुका, जहां दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरे भीतर तक देख सकता हो। इतनी रात को यहां? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। हाँ बाबा, मैंने जवाब दिया। मैं जोरहाट जा रहा हूं, माल ले जा रहा हूं। उसने मेरे ट्रक की ओर देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कैसा माल? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। बस कुछ बक्से। मैंने उसे बक्सों में हड्डियों, नक्काशी या उस मूर्ति के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मेरी ओर देखा जैसे उसे सब पता हो। इस जंगल में कुछ चीजें नहीं ले जानी चाहिए बेटा, उसने कहा, खासकर रात में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही बात थी जो मोहनबाड़ी की बुजुर्ग महिला और उस पुजारी ने कही थी। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। कामरूप के लोग जानते हैं, ये जंगल हमें सब बताता है, और तुम जो ले जा रहे हो वो बाण झाकरी की आत्मा है। मेरा दिल धक से रह गया। बाण झाकरी? वो क्या है? मैंने पूछा, हालांकि मुझे पुजारी से कुछ जवाब मिल चुका था। उसने मेरी ओर देखा। बाण झाकरी इस जंगल का रखवाला है। सैकड़ों साल पहले कुछ लोगों ने उसकी शक्ति को चुराने की कोशिश की। उन्होंने उसकी आत्मा को उन बक्सों में कैद कर दिया, लेकिन वो आत्मा आजाद होने के लिए बेकरार है, और तुम उसे ले जा रहे हो। मैंने अपने ट्रक की ओर देखा। वो ठक ठक की आवाज फिर शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे बस माल डिलीवर करना है। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में दया थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया बेटा, और उस कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें बाण झाकरी से जोड़ दिया। तभी मेरे ट्रक से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा खून जम गया। एक और बक्सा टूट गया था और उसमें से वो लाल द्रव अब सड़क पर फैल रहा था, और उस द्रव के बीच वो मिट्टी की मूर्ति चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदगी थी। मैंने बूढ़े की ओर देखा, लेकिन वो गायब था, और तभी वो यात्री फिर से मेरे सामने प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें और चमक रही थीं और उसकी मुस्कान और भयानक थी। विक्रम, उसने कहा, अब तुम हमारे हो। मैंने चिल्लाकर ट्रक में भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। जंगल का अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल रहा था और वो चीखें अब मेरे सिर में गूंज रही थीं। तभी मुझे एक और आकृति दिखी। नदी के किनारे एक धुंधली औरत जिसकी आंखें चमक रही थीं। वो मेरी ओर बढ़ रही थी और उसके हर कदम के साथ नदी का पानी उबलने लगा था। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक में वापस भागा, लेकिन जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मुझे एक और झटका लगा। मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैंने गति बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तब तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली नदी की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। नदी का पानी अब लाल हो रहा था और उसमें से धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। वो औरत, वही धुंधली आकृति, अब मेरे ट्रक के सामने थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो वही मूर्ति थी जो मैंने बक्से में देखी थी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक रुका नहीं। वो अपने आप आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। और तभी वो चीख फिर सुनाई दी, इस बार मेरे ट्रक के अंदर से। मैंने अपने आप को संभाला और स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा। मुझे बस जोरहाट पहुंचना था, लेकिन जंगल का अंधेरा
मेरे चारों तरफ फैल रहा था और वो चीखें अब मेरे सिर में गूंज रही थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो यात्री अभी भी वहां था, लेकिन इस बार उसके साथ और भी आकृतियां थीं, काली धुंधली छायाएं जो मेरे ट्रक के चारों तरफ तैर रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के सन्नाटे में खो गई। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से टिमटिमाई और बुझ गईं। अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल गया और वो फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, विक्रम, हमें आजाद कर। मैंने अपने आप को संभाला और टॉर्च उठाई। मुझे बक्सों को नदी में बहाना था। मैंने कार्गो का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने एक बक्से को छुआ, मुझे फिर वहीं झटका लगा। मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक पुराना गांव जहां लोग एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने उस गांव को जला दिया और वो औरत, वो बाण झांकरी चीख रही थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मुझे फिर से वो पुजारी दिखा। वो नदी के किनारे खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुमने बाण झांकरी को जगा दिया, अब तुम्हारा भाग्य उसके हाथ में है। मैंने उससे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने गहरी सांस ली। बक्सों को नदी में बहा दो, लेकिन सावधान रहना, बाण झांकरी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो लाल द्रव अब सड़क पर एक छोटा सा तालाब बना चुका था और उस तालाब के बीच वो मूर्ति चमक रही थी। मैंने बक्से को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि मेरी सारी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो चीख फिर सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा खून जम गया। वो औरत बाण झांकरी अब मेरे सामने थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे वो यात्री और काली छायाएं मेरे चारों तरफ तैर रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और वो नदी की ओर बढ़ने लगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं था। नदी का पानी अब और अशांत हो गया था। लहरें मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उसे निगलना चाहती हों। और तभी वो चीख फिर सुनाई दी, इस बार इतनी तेज कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने अपने आप को संभाला और कार्गो की ओर भागा। मुझे बक्सों को नदी में बहाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने बक्से को छुआ, मुझे एक और झटका लगा। मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक पुराना मंदिर जहां लोग बाण झांकरी की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने उस मंदिर को जला दिया और वो औरत बाण झांकरी मेरी ओर देख रही थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मुझे फिर से वो पुजारी दिखा। वो नदी के किनारे खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुमने बाण झांकरी को जगा दिया, अब तुम्हारा भाग्य उसके हाथ में है। मैंने उससे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने गहरी सांस ली। बक्सों को नदी में बहा दो, लेकिन सावधान रहना, बाण झांकरी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो लाल द्रव अब सड़क पर एक छोटा सा तालाब बना चुका था और उस तालाब के बीच वो मूर्ति चमक रही थी। मैंने बक्से को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि मेरी सारी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मेरे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो चीख फिर सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा खून जम गया। वो औरत बाण झांकरी अब मेरे सामने थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे वो यात्री और काली छायाएं मेरे चारों तरफ तैर रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और वो नदी की ओर बढ़ने लगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं था। नदी का पानी अब और अशांत हो गया था। लहरें मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उसे निगलना चाहती हों। और तभी वो चीख फिर सुनाई दी, इस बार इतनी तेज कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने अपने आप को संभाला और कार्गो की ओर भागा। मुझे बक्सों को नदी में बहाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने बक्से को छुआ, मुझे एक और झटका लगा। मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक पुराना मंदिर जहां लोग बाण झांकरी की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने उस मंदिर को जला दिया और वो औरत बाण झांकरी मेरी ओर देख रही थी।
मैंने अपने आप को संभाला और बक्से को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठी और उनकी रोशनी में मैंने देखा कि वो औरत बान झाकरी अब मेरे ट्रक के सामने थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो वही मूर्ति थी जो मैंने बक्से में देखी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और वो नदी की ओर बढ़ने लगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं था। नदी का पानी अब और अशांत हो गया था। लहरें मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उसे निगलना चाहती हूं। और तभी वो चीख फिर सुनाई दी, इस बार इतनी तेज कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने अपने आप को संभाला और कार्गो की ओर भागा। मुझे बक्सों को नदी में बहाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने बक्से को छुआ, मुझे एक और झटका लगा। मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक पुराना मंदिर जहां लोग बाण झाकरी की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने उस मंदिर को जला दिया और वो औरत बाण झाकरी मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और बक्से को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स फिर से जल उठीं और उनकी रोशनी में मैंने देखा कि वो औरत बाण झाकरी अब मेरे ट्रक के सामने थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वो वही मूर्ति थी जो मैंने बक्से में देखी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया और वो नदी की ओर बढ़ने लगा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं था। नदी का पानी अब और अशांत हो गया था। लहरें मेरे ट्रक की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उसे निगलना चाहती हूं। और तभी वो चीख फिर सुनाई दी, इस बार इतनी तेज कि मेरे कान दर्द करने लगे। मेरे कान दर्द से चीख रहे थे। वो चीख, वो भयानक आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। ट्रक अपने आप ब्रह्मपुत्र की ओर बढ़ रहा था और मैं स्टीयरिंग पर कितना भी जोर लगाऊं, वो मेरे काबू में नहीं था। नदी का पानी लाल हो चुका था और उसमें से धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। वो औरत बाण झाकरी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे काली छायाएं जो मेरे ट्रक को घेर रही थीं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक कर्कश सिसकी निकली। मुझे छोड़ दो, मैंने फिर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज जंगल के अंधेरे में खो गई। ट्रक अब नदी के किनारे के इतना करीब था कि मैं पानी की लहरों को अपने टायरों पर महसूस कर रहा था। तभी एक जोरदार झटके के साथ ट्रक रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मेरी सांसें तेज थीं और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें रेंग रही थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो यात्री, वो खाली आंखों वाला प्रेत अब वहां नहीं था, लेकिन कार्गो से वो ठक ठक की आवाज फिर शुरू हो गई थी और वो लाल द्रव जो बक्सों से रिस रहा था अब सड़क पर एक छोटा सा तालाब बना चुका था। मैंने टॉर्च उठाई और कार्गो की ओर बढ़ा। मुझे बक्सों को नदी में बहाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने कार्गो का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो गंध सड़ी हुई लकड़ी और जलती हुई हड्डियों की अब इतनी तेज थी कि मेरे पेट में उबकाई आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि एक बक्सा पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर वो मिट्टी की मूर्ति चमक रही थी और उसकी आंखें, वो मूर्ति की आंखें जैसे मुझे घूर रही थी। मैंने बक्से को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि मेरी सारी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, विक्रम। ये वही फुसफुसाहट थी, लेकिन इस बार वो मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा खून जम गया। वो औरत बाण झाकरी मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। तुम क्या चाहती हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मुझे आजाद कर, उसने कहा और उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी। मुझे मेरे घर लौटा। मैंने अपने चारों तरफ देखा। नदी का पानी अब उबल रहा था और उसमें से और भी छायाएं उभर रही थीं, काली धुंधली आकृतियां जिनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस माल डिलीवर करना है। लेकिन वो औरत मेरी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी।
मैंने बक्से को फिर से खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी। एक पुराना मंदिर जिसके चारों तरफ लोग मंत्र पढ़ रहे थे। मंदिर के बीच में वही मूर्ति थी जो मैंने बक्से में देखी थी। लेकिन तभी एक आग की लपट ने मंदिर को जला दिया और वो औरत बाण झांकरी चीख रही थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। तभी मुझे फिर से वो पुजारी दिखा। वो नदी के किनारे खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुमने बाण झांकरी को जगा दिया। अब तुम्हारा भाग्य उसके हाथ में है। मैंने उससे चिल्लाकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ये बक्से, ये मूर्ति, ये सब क्या है? उसने गहरी सांस ली। बाण झांकरी इस जंगल की रक्षक थी। सैकड़ों साल पहले कुछ लोगों ने उसकी शक्ति को चुराने की कोशिश की। उन्होंने उसकी आत्मा को इन बक्सों में कैद कर दिया और उस मूर्ति में उसका सार बंद कर दिया। लेकिन अब तुम उसे ले जा रहे हो और वो आजाद होने के लिए बेकरार है। मैंने कार्गो की ओर देखा। वो लाल द्रव अब और फैल गया था और मूर्ति की चमक अब इतनी तेज थी कि मेरी आंखें दर्द करने लगी थी। तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा। इसे नदी में बहा दूं? पुजारी ने मेरी ओर देखा। नदी उसे आजाद कर सकती है, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया। तुम उससे बन चुके हो। मैंने अपने दिमाग को झकझोरा। कॉन्ट्रैक्ट? मैंने तो बस माल ढोने का काम लिया था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में दया थी। तुमने पैसे लिए विक्रम, और पैसे ने तुम्हें बाण झांकरी से जोड़ दिया। तभी मेरे ट्रक से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा दिल धक से रह गया। एक और बक्सा टूट गया था और उसमें से वो लाल द्रव अब सड़क पर एक छोटा सा नाला बना रहा था और उस नाले के बीच वो मूर्ति चमक रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदगी थी। मैंने पुजारी की ओर देखा, लेकिन वो फिर से गायब था। और तभी वो औरत बाण झांकरी मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और साफ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैंने चिल्लाकर ट्रक में भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। जंगल का अंधेरा मेरे चारों तरफ फैल रहा था और वो चीखें अब मेरे सिर में गूंज रही थीं। तभी मुझे एक और आकृति दिखी। नदी के किनारे एक पुराना मंदिर। उसका दरवाजा खुला था और अंदर से एक नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक में वापस भागा। लेकिन जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मुझे एक और झटका लगा। मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक प्राचीन मंत्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैंने गति बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली उस मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। मंदिर का दरवाजा अब और खुल गया था और उसमें से नीली रोशनी और तेज हो रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को मंदिर की ओर मोड़ा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि उस मंदिर में मेरे सवालों का जवाब था। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया, इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने टॉर्च उठाई और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर पुराना और खंडहर जैसा था, लेकिन उसकी दीवारों पर वही नक्काशी थी जो मैंने बक्सों पर देखी थी। मैंने दरवाजे पर कदम रखा और मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। तभी मुझे फिर से वो चीख सुनाई दी, इस बार मंदिर के अंदर से। मैंने अपने आप को संभाला और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीच में एक वेदी थी और उस वेदी पर वही मूर्ति थी जो मैंने बक्से में देखी थी। लेकिन इस बार मूर्ति की आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो बोल रही हो। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद करोगे। मैं पीछे हट गया, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं फंस चुका था। मंदिर का अंधेरा मेरे चारों तरफ था और मेरे कानों में वो चीखें गूंज रही थीं। बाण झांकरी की मूर्ति मेरे सामने थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो जीवित हो। विक्रम, तुम हमें आजाद करोगे,
उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को चीर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और मेरे हाथों में टॉर्च कांप रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मंदिर की दीवारों पर वो अजीब नक्काशी चमक रही थी जो मैंने बक्सों पर देखी थी। वो नक्काशी अब जीवंत लग रही थी, जैसे उनमें कोई शक्ति बह रही हो। मैंने अपने आप को संभाला और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मेरी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजकर खो गई। तभी मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली और वो रोशनी मंदिर के फर्श पर फैलने लगी। मैंने देखा कि फर्श पर एक चक्र जैसा आकार उभर रहा था, जिसके बीच में वही नक्काशी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या था? मैंने टॉर्च की रोशनी चक्र पर डाली और तभी मुझे एक और झटका लगा। मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरी, एक पुराना गांव जहां लोग बाण झाकरी की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने गांव को जला दिया और वो औरत बाण झाकरी चीख रही थी, जैसे उसकी आत्मा को कैद किया जा रहा हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन मेरे पैर फर्श पर चिपक गए थे। नीली रोशनी अब और तेज हो रही थी और मंदिर की दीवारें कांपने लगी थीं। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक गहरी पुरुष की आवाज जो मंदिर के अंदर से आ रही थी। विक्रम, उसने कहा, तुम यहां क्यों आए? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मूर्ति अभी भी मेरी ओर देख रही थी और उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है? दिखाओ अपने आप को। तभी मंदिर के एक कोने से एक साया उभरा। ये वो यात्री नहीं था जिसे मैंने पहले देखा था। ये एक बूढ़ा आदमी था जिसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसका चेहरा मिट्टी और राख से सना हुआ था। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। मैं इस मंदिर का रखवाला हूं, उसने कहा, और तुमने उस शक्ति को जगा दिया जिसे हमने सैकड़ों साल पहले कैद किया था। मैंने हकलाते हुए पूछा, कह, कौन सी शक्ति? बाण झाकरी। उसने गहरी सांस ली और मूर्ति की ओर देखा। बाण झाकरी इस जंगल की रक्षक थी। वो जंगल की आत्माओं को नियंत्रित करती थी और ब्रह्मपुत्र की शक्तियों को संतुलित रखती थी। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी शक्ति को चुराने की कोशिश की। उन्होंने उसकी आत्मा को उन बक्सों में कैद कर दिया और इस मंदिर में उसका मूर्तिकार छिपा दिया। मैंने अपने ट्रक की ओर देखा जो मंदिर के बाहर खड़ा था, लेकिन मैं तो बस माल ढो रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि ये बक्से। उसने मेरी बात काट दी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया विक्रम, और उस कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें बाण झाकरी से जोड़ दिया। अब वो तुमसे आजादी चाहती है। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं उसे आजाद नहीं करना चाहता, मैं बस जोरहाट पहुंचना चाहता हूं। रखवाले ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में दया थी। तुम अब तक नहीं समझे विक्रम, तुम जोरहाट नहीं पहुंच सकते। बाण झाकरी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तभी मंदिर की दीवारों से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने देखा कि वो नीली रोशनी अब और तेज हो गई थी और फर्श का चक्र अब चमक रहा था। मूर्ति की आंखों से अब लाल द्रव रिसने लगा था, वही द्रव जो मैंने बक्सों में देखा था। मैंने चिल्लाकर कहा, यह सब कैसे रुकेगा? रखवाले ने कहा, केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें मूर्ति को नदी में बहाना होगा, लेकिन सावधान रहना, बाण झाकरी तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। मैंने अपने आप को संभाला और मंदिर के बाहर की ओर देखा। मेरा ट्रक अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स अपने आप जल रही थीं। मैंने टॉर्च की रोशनी कार्गो की ओर डाली। बक्सों से वो लाल द्रव अब और फैल गया था और एक बक्सा पूरी तरह टूट चुका था। मैंने देखा कि उसमें से वो मूर्ति गायब थी। मैंने रखवाले की ओर देखा। मूर्ति, वो कहां गई? उसने गहरी सांस ली। वो अब आजाद हो रही है। तुमने बक्सा खोला और उसने तुम्हें चुना। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। तभी मंदिर की दीवारें फिर से कांपने लगीं और फर्श का चक्र अब लाल हो गया था। मैंने देखा कि वो लाल द्रव अब मंदिर के फर्श पर फैल रहा था और उसमें से धुंधली आकृतियां उभर रही थीं, वही काली छायाएं जिन्हें मैंने पहले देखा था। मैंने रखवाले की ओर देखा, लेकिन वो गायब था और तभी वो औरत बाण झाकरी मेरे सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में टेढ़ा था। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद करोगे? मैंने अपने आप को संभाला और मंदिर के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। मैंने जोर से धक्का मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी
मुझे फिर से वो चीख सुनाई दी, इस बार इतनी तेज कि मेरे कान दर्द करने लगे। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति की ओर देखा। वो अब वेदी पर नहीं थी। मैंने टॉर्च की रोशनी मंदिर के कोनों में डाली और मेरा खून जम गया। मूर्ति अब मंदिर के फर्श पर थी और वो मेरी ओर बढ़ रही थी, जैसे वो जीवित हो। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज मंदिर के अंधेरे में खो गई। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और मैं बाहर की ओर भागा। मेरा ट्रक अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स लाल हो रही थीं। मैंने कार्गो की ओर देखा। बक्सों से वो लाल द्रव अब सड़क पर एक नाला बना रहा था और उस नाले के बीच वो मूर्ति चमक रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक में वापस भागा। मुझे बक्सों को नदी में बहाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, मुझे एक और झटका लगा। मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक प्राचीन मंत्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैंने गति बढ़ा दी, लेकिन सड़क अब और भी अजीब लग रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थी और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली नदी की ओर इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। नदी का पानी अब लाल हो रहा था और उसमें से धुंधली आकृतियां उभर रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को नदी की ओर मोड़ा। मुझे बक्सों को बहाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं नदी के किनारे पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने कार्गो का दरवाजा खोला और बक्सों को नदी की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो इतने भारी थे कि मेरी सारी ताकत कम पड़ रही थी। तभी मुझे फिर से वो चीख सुनाई दी, इस बार नदी के अंदर से। मैंने नदी की ओर देखा और मेरा खून जम गया। नदी का पानी अब उबल रहा था और उसमें से एक विशाल आकृति उभर रही थी। वही औरत, बाण झाकरी, लेकिन अब वो और भी भयानक थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख में खुला था। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद करोगे? मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज नदी के शोर में खो गई। तभी मेरे ट्रक से एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़ा और मेरा दिल धक से रह गया। बक्सों में से एक और टूट गया था और उसमें से वो लाल द्रव अब नदी की ओर बह रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और बक्से को नदी में धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बक्से को छुआ, मुझे एक और झटका लगा। मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक पुराना मंदिर जहां लोग बाण झाकरी की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने मंदिर को जला दिया और वो औरत, बाण झाकरी, मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और बक्से को नदी में धकेल दिया, लेकिन जैसे ही बक्सा नदी के पानी को छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और नदी का पानी उबलने लगा। मैं पीछे हट गया और मेरा खून जम गया। बाण झाकरी अब मेरे सामने थी और उसकी आंखें मेरे भीतर तक देख रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुम अब हमारे हो। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा सीना फट जाएगा। बाण झाकरी मेरे सामने थी। उसकी चमकती आंखें मेरे भीतर तक देख रही थीं। विक्रम, तुम अब हमारे हो। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को चाकू से काट रहा हो। नदी का पानी उबल रहा था और उसमें से लाल धुंध उठ रही थी जो मेरे ट्रक को घेर रही थी। मैंने एक बक्सा नदी में धकेल दिया था, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं, बल्कि बाण झाकरी और भयानक हो गई थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे हाथों में टॉर्च अभी भी थी, लेकिन उसकी रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी, जैसे जंगल का अंधेरा उसे निगल रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन मेरी आवाज नदी के शोर और उन चीखों में खो गई जो अब मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़ा। मेरा ट्रक हिल रहा था, जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो। कार्गो से वो लाल द्रव अब और तेजी से रिस रहा था और बाकी बक्से भी छटकने लगे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी कार्गो पर डाली और मेरा खून जम गया। वो मिट्टी की मूर्ति जो पहले बक्से में थी, अब कार्गो के फर्श पर खड़ी थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक में वापस भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। बाण झाकरी अब मेरे और करीब थी। उसका चेहरा धुंधला था,
लेकिन उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम हमें नहीं रोक सकते विक्रम, उसने कहा। तुमने हमें जगा दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस माल डिलीवर करना था। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। तभी नदी के किनारे से एक और आवाज आई, एक गहरी कर्कश आवाज जो इंसानी नहीं लग रही थी। विक्रम, उसने कहा। मैंने उस दिशा में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। नदी के किनारे एक साया खड़ा था। न तो वो बाण झाकरी थी, न वो यात्री। ये एक लंबा पतला आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा पूरी तरह छाया में था। उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा था जिसके सिरे पर एक छोटा सा ताबीज लटक रहा था। तुम यहां नहीं होने चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो जंगल का हिस्सा हो। तब तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे पैर अभी भी जमीन से चिपके थे और बाण झाकरी मेरे सामने थी। मैं इस जंगल का भटकता हूं, उसने कहा। मेरा नाम रुदन है और मैं जानता हूं कि तुमने क्या जगा दिया। मैंने उसकी ओर देखा। बाण झाकरी, वो मुझसे क्या चाहती है? उसने गहरी सांस ली और नदी की ओर देखा। बाण झाकरी इस जंगल की रक्षक थी। सैकड़ों साल पहले जब इस जंगल को लूटने वाले आए, उन्होंने उसकी शक्ति को चुराने की कोशिश की। उन्होंने उसकी आत्मा को उन बक्सों में कैद कर दिया और उसकी मूर्ति को मंदिर में छिपा दिया। लेकिन वो आत्मा कभी सोती नहीं और अब तुमने उसे जगा दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मुझे नहीं पता था कि ये बक्से। उसने मेरी बात काट दी। कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें उससे जोड़ दिया विक्रम, और अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तभी मेरे ट्रक से एक और धमाका हुआ। मैंने पीछे मुड़ा। बाकी बक्से भी चटक रहे थे और वो लाल द्रव अब नदी की ओर बह रहा था। नदी का पानी अब और उबल रहा था और उसमें से और भी छायाएं उभर रही थीं, काली धुंधली आकृतियां जिनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने रुदन की ओर देखा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे कैसे रोकूं? उसने अपने डंडे को जमीन पर ठोका और ताबीज से एक अजीब सी आवाज निकली। केवल एक ही रास्ता है, उसने कहा। तुम्हें बाण झाकरी की मूर्ति को उसके असली घर ले जाना होगा। उसके असली घर? मैंने पूछा। वो कहाँ है? उसने नदी के पार जंगल की गहराई में इशारा किया। वहां एक गुप्त गुफा है जहां बाण झाकरी की आत्मा को पहली बार बुलाया गया था। तुम्हें मूर्ति को वहां ले जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, जंगल तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मैंने अपने ट्रक की ओर देखा। बक्सों से लाल द्रव अब नदी में मिल रहा था और नदी का पानी लाल हो रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं ये मूर्ति कैसे ले जाऊं? ये तो। लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। तभी बाण झाकरी मेरे सामने फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और साफ था। एक औरत जिसके बाल जंगल की टहनियों जैसे थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद करोगे। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक की ओर भागा। मुझे मूर्ति को लेना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने कार्गो का दरवाजा खोला, मुझे एक और झटका लगा। मूर्ति अब कार्गो के फर्श पर नहीं थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली और मेरा खून जम गया। मूर्ति अब ट्रक की ड्राइवर सीट पर थी और उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें रेंग रही थीं। मैंने रुदन की ओर देखा। ये मूर्ति कैसे? उसने गहरी सांस ली। बाण झाकरी अब तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें गुफा तक ले जाएगी, लेकिन सावधान रहना, जंगल की आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक में बैठ गया। मूर्ति अभी भी ड्राइवर सीट के पास थी और उसकी चमक मेरी आंखों को दर्द दे रही थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार स्टीयरिंग मेरे काबू में नहीं था। ट्रक अपने आप जंगल की गहराई में बढ़ रहा था, जहां रुदन ने गुफा का जिक्र किया था। सड़क अब और संकरी हो रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली जंगल की गहराई में इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। वहां पेड़ों के बीच एक गुफा का मुंह दिख रहा था, जिससे एक नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को गुफा की ओर मोड़ा। लेकिन जैसे ही मैं गुफा के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया।
मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने टॉर्च उठाई और गुफा की ओर बढ़ा। मूर्ति मेरे हाथों में थी और उसकी चमक मेरे चेहरे को जलाने लगी थी। गुफा का मुंह अंधेरा था, लेकिन उसमें से एक ठंडी हवा आ रही थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैंने गुफा में कदम रखा और तभी मुझे फिर से वो चीख सुनाई दी, इस बार गुफा के अंदर से। गुफा की दीवारों पर वही नक्काशी थी जो मैंने मंदिर और बक्सों पर देखी थी, लेकिन अब वो चमक रही थी जैसे उनमें कोई शक्ति जाग रही हो। मैंने मूर्ति को गुफा के बीच में रखा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद कर चुके हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन गुफा का मुंह अब बंद हो गया था। मैं फंस चुका था। गुफा का अंधेरा मेरे चारों तरफ था और मेरे कानों में वो चीखें गूंज रही थीं। बाण झाकरी की मूर्ति मेरे सामने थी। उसकी आंखों से निकलने वाली नीली रोशनी अब इतनी तेज थी कि मेरी आंखें दर्द करने लगी थीं। विक्रम, तुम हमें आजाद कर चुके हो। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को निचोड़ रहा हो। गुफा का मुंह बंद हो चुका था और मैं फंस गया था। मेरे हाथों में टॉर्च कांप रही थी और उसकी रोशनी अब मध्यम पड़ रही थी, जैसे गुफा का अंधेरा उसे निगल रहा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, लेकिन मेरी आवाज गुफा की दीवारों में गूंजकर खो गई। दीवारों पर वो अजीब नक्काशी चमक रही थी जो मैंने बक्सों और मंदिर में देखी थी। अब वो नक्काशी जैसे जीवंत हो उठी थी और उनमें से एक लाल रंग का द्रव रिसने लगा था। वही द्रव जो मेरे ट्रक के बक्सों से बह रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति की ओर देखा। उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो। तभी गुफा की दीवारें कांपने लगीं। जमीन मेरे पैरों के नीचे हिल रही थी और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो गंध सड़ी हुई लकड़ी और जलती हुई हड्डियों की अब इतनी तेज थी कि मेरे पेट में उबकाई आ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी गुफा के कोनों में डाली और मेरा खून जम गया। दीवारों पर अब वो काली छायाएं उभर रही थीं, जिन्हें मैंने नदी के किनारे और मंदिर में देखा था। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो मेरी ओर बढ़ रही थीं। विक्रम, एक फुसफुसाहट गुफा में गूंजी। ये बाण झाकरी की आवाज थी, लेकिन अब वो और गहरी और भयानक थी। तुमने हमें आजाद किया, लेकिन तुम अभी भी हमारे हो। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी आवाज गुफा के अंधेरे में खो गई। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक गहरी पुरुष की आवाज जो गुफा के किसी कोने से आ रही थी। विक्रम, तुमने जो शुरू किया उसे पूरा करना होगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अब पूरी तरह मध्यम हो चुकी थी और मैं सिर्फ नीली रोशनी में गुफा को देख पा रहा था। तभी गुफा के एक कोने से एक साया उभरा। ये न तो बाण झाकरी थी, न वो यात्री। ये एक और बूढ़ा आदमी था जिसने लंबा फटा हुआ लबादा पहना था। उसका चेहरा राख से सना था और उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का ताबीज था जो हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं रुदन का भाई हूं, उसने कहा। मेरा नाम मंगल है। मैं इस गुफा का रखवाला हूं और मैंने बाण झाकरी की आत्मा को सैकड़ों साल पहले यहां कैद किया था। मैंने उसकी ओर देखा। रुदन, वो आदमी जो नदी के किनारे मिला था? उसने सिर हिलाया। हाँ, रुदन और मैंने मिलकर बाण झाकरी को इन बक्सों में बंद किया था, लेकिन तुमने उसे जगा दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस माल ढो रहा था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, विक्रम, और उस कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें बाण झाकरी से जोड़ दिया। अब वो तुमसे अपनी पूरी आजादी चाहती है। मैंने गुफा की दीवारों की ओर देखा। वो नक्काशी अब और तेज चमक रही थी और लाल द्रव अब फर्श पर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा। मैं इसे कैसे रोकूं? मंगल ने अपने ताबीज को जमीन पर ठोका और एक अजीब सी आवाज गुफा में गूंजी। तुम्हें बाण झाकरी की आत्मा को वापस उसके मूल स्थान पर ले जाना होगा, उसने कहा। यह गुफा उसका घर नहीं है। उसका असली घर जंगल की गहराई में है, एक पुराना भुला हुआ पूजा स्थल जहां उसकी शक्ति को पहली बार बुलाया गया था। वो कहां है? मैंने पूछा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने गुफा की दीवार पर एक नक्काशी की ओर इशारा किया। वहां जंगल के दिल में, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल की आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी,
मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने मंगल से पूछा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूं? उसने गहरी सांस ली। तो बाण झाकरी तुम्हें नष्ट कर देगी, और सिर्फ तुम्हें नहीं, इस जंगल को, इस नदी को और हर उस चीज को जो उसके रास्ते में आएगी। तभी गुफा की दीवारें फिर से कांपने लगी। लाल द्रव अब और तेजी से फैल रहा था और वो काली छायाएं मेरे चारों तरफ तैर रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं ये सब नहीं सह सकता। मंगल ने अपने ताबीज को हवा में लहराया और गुफा का मुंह फिर से खुल गया। जा विक्रम, उसने कहा, मूर्ति को ले जा और उसे उसके असली घर पहुंचा दे, लेकिन सावधान रहना, बाण झाकरी अब तुम्हारे साथ है। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति को उठाया। वो इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ जलने लगे, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं गुफा के बाहर भागा और मेरा ट्रक अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स लाल हो रही थीं और कार्गो से वो लाल द्रव अब सड़क पर बह रहा था। मैंने मूर्ति को ट्रक की ड्राइवर सीट पर रखा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने गति बढ़ाई, मुझे एक और झटका लगा। मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक प्राचीन मंत्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। सड़क अब और संकरी हो रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली जंगल की गहराई में इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। वहां पेड़ों के बीच एक पुराना पूजा स्थल दिख रहा था, जिससे एक नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को पूजा स्थल की ओर मोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने टॉर्च उठाई और पूजा स्थल की ओर बढ़ा। ये एक छोटा सा मंदिर जैसा था, लेकिन उसकी दीवारें खंडहर हो चुकी थीं। दीवारों पर वही नक्काशी थी जो मैंने गुफा और बक्सों पर देखी थी। मैंने मूर्ति को पूजा स्थल के बीच में रखा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें कांपने लगीं और मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद कर चुके हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन पूजा स्थल का दरवाजा अब बंद हो गया था। मैं फंस चुका था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था और मेरे कानों में वो भयानक चीखें गूंज रही थीं। बाण झाकरी की मूर्ति मेरे सामने थी। उसकी आंखों से निकलने वाली नीली रोशनी अब इतनी तेज थी कि मेरी आंखें दर्द करने लगी थीं। विक्रम, तुम हमें आजाद कर चुके हो। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को चाकू से काट रहा हो। पूजा स्थल का दरवाजा बंद हो चुका था और मैं फंस गया था। मेरे हाथों में टॉर्च कांप रही थी और उसकी रोशनी अब पूरी तरह मध्यम हो चुकी थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, लेकिन मेरी आवाज खंडहर दीवारों में गूंजकर खो गई। दीवारों पर वो नक्काशी, वही जो मैंने बक्सों और गुफा में देखी थी, अब चमक रही थी, जैसे उनमें कोई शक्ति जाग रही हो। लाल द्रव जो मूर्ति की आंखों से रिस रहा था, अब फर्श पर फैल रहा था और उसमें से धुंधली छायाएं उभर रही थीं। वही काली आकृतियां जिनकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति की ओर देखा। उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो। तभी पूजा स्थल की दीवारें कांपने लगीं। जमीन मेरे पैरों के नीचे हिल रही थी और एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। वो गंध सड़ी हुई लकड़ी और जलती हुई हड्डियों की अब इतनी तेज थी कि मेरे गले में उबकाई आ रही थी। विक्रम, एक नई आवाज गूंजी। ये बाण झाकरी की आवाज नहीं थी, ये एक औरत की आवाज थी, गहरी और मधुर, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी अब पूरी तरह बुझ चुकी थी और मैं सिर्फ मूर्ति की नीली रोशनी में देख पा रहा था। कौन है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। तभी पूजा स्थल के एक कोने से एक साया उभरा। ये एक औरत थी, लेकिन वो बाण झाकरी नहीं थी। उसने लंबा काला लबादा पहना था और उसके बाल जंगल की टहनियों जैसे थे। उसकी आंखें हरी थीं और वो चमक रही थीं, जैसे जंगल की गहराई में कोई रहस्य छिपा हो। मैं मायरा हूं, उसने कहा।
इस जंगल की जादूगरनी, और मैं जानती हूं कि तुमने क्या जगा दिया। मैंने हकलाते हुए पूछा, जादूगरनी, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने मूर्ति की ओर देखा। मैं बाण झाकरी की आखिरी सेविका हूं। सैकड़ों साल पहले जब उसकी आत्मा को कैद किया गया, मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे आजाद करूंगी, लेकिन तुमने वो काम शुरू कर दिया विक्रम। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस माल ढो रहा था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी हरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया विक्रम, और उस कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें बाण झाकरी से जोड़ दिया। अब वो तुमसे अपनी पूरी आजादी चाहती है। मैंने पूजा स्थल की दीवारों की ओर देखा। वो नक्काशी अब और तेज चमक रही थी और लाल द्रव अब फर्श पर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। तो मैं क्या करूं? मैंने पूछा। मैं इसे कैसे रोकूं? मायरा ने अपने लबादे से एक पुराना चमड़े का थैला निकाला। उसमें से उसने एक छोटा सा ताबीज निकाला जो चांदी से बना था और उस पर वही नक्काशी थी। तुम्हें बाण झाकरी की आत्मा को उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाना होगा, उसने कहा। यह पूजा स्थल उसका घर नहीं है। उसका असली घर जंगल के दिल में है, एक प्राचीन तालाब जहां उसकी शक्ति को पहली बार बुलाया गया था। प्राचीन तालाब? मैंने पूछा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन रास्ता खतरनाक है। जंगल की आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी और बाण झाकरी वो तुम्हें आजाद नहीं होने देगी। मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने मायरा से पूछा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूं? उसने गहरी सांस ली। तो बाण झाकरी तुम्हें नष्ट कर देगी, और सिर्फ तुम्हें नहीं, इस जंगल को, इस नदी को और हर उस चीज को जो उसके रास्ते में आएगी। तभी पूजा स्थल की दीवारें फिर से कांपने लगीं। लाल द्रव अब और तेजी से फैल रहा था और वो काली छायाएं मेरे चारों तरफ तैर रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं ये सब नहीं सह सकता। मायरा ने अपने ताबीज को हवा में लहराया और एक जोरदार आवाज के साथ पूजा स्थल का दरवाजा खुल गया। जा विक्रम, उसने कहा, मूर्ति को ले जा और उसे तालाब तक पहुंचा दे, लेकिन सावधान रहना, बाण झाकरी अब तुम्हारे साथ है। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति को उठाया। वो इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ जलने लगे, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं पूजा स्थल के बाहर भागा और मेरा ट्रक अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स लाल हो रही थीं और कार्गो से वो लाल द्रव अब सड़क पर बह रहा था। मैंने मूर्ति को ट्रक की ड्राइवर सीट पर रखा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने गति बढ़ाई, मुझे एक और झटका लगा। मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक प्राचीन मंत्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। सड़क अब और संकरी हो रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली जंगल की गहराई में इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। वहां पेड़ों के बीच एक प्राचीन तालाब दिख रहा था, जिसका पानी काला था, लेकिन उसमें से एक नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को तालाब की ओर मोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने टॉर्च उठाई और तालाब की ओर बढ़ा। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई उसके नीचे से मुझे बुला रहा हो। मैंने मूर्ति को तालाब के किनारे रखा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से एक नीली रोशनी निकली। विक्रम, बाण झाकरी की आवाज फिर गूंजी। तुम हमें आजाद कर चुके हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन तालाब का पानी अब मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज तालाब के शोर में खो गई। तभी तालाब के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वही औरत, बाण झाकरी, लेकिन अब वो और भी भयानक थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख में खुला था। विक्रम, उसने कहा, तुम अब हमारे हो। मैंने अपने आप को संभाला और तालाब में मूर्ति को धकेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ, मुझे एक और झटका लगा।
मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक प्राचीन गांव जहां लोग बाण झाकरी की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने गांव को जला दिया और वो औरत बाण झाकरी मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति को तालाब में धकेल दिया। लेकिन जैसे ही मूर्ति ने पानी को छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और तालाब का पानी लाल हो गया। मैं पीछे हट गया और मेरा खून जम गया। बाण झाकरी अब मेरे सामने थी और उसकी आंखें मेरे भीतर तक देख रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद कर चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे हो। मेरे चारों तरफ अंधेरा था और मेरे कानों में वो भयानक चीखें गूंज रही थीं। बाण झाकरी मेरे सामने थी, उसकी आंखें मेरे भीतर तक देख रही थीं और उसकी भयानक मुस्कान मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। विक्रम, तुम हमें आजाद कर चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे दिमाग को निचोड़ रहा हो। तालाब का पानी लाल हो चुका था और उसमें से धुंधली छायाएं उभर रही थीं, वही काली आकृतियां जिनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने मूर्ति को तालाब में धकेल दिया था, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं, बल्कि बाण झाकरी और भयानक हो गई थी। मैं पीछे हट गया, मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथों में टॉर्च बुझ चुकी थी और मैं सिर्फ तालाब की नीली रोशनी में देख पा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन मेरी आवाज तालाब के उबलते पानी के शोर में खो गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और वो गंध सड़ी हुई लकड़ी और जलती हुई हड्डियों की मेरे गले में उबकाई ले आई। मैंने अपने ट्रक की ओर देखा, जो तालाब के किनारे खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स अब लाल हो रही थीं और कार्गो से वो लाल द्रव सड़क पर बह रहा था। मैंने सोचा, शायद अगर मैं बाकी बक्सों को भी तालाब में डाल दूं, तो ये नरक खत्म हो जाए। मैंने कार्गो की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। बाण झाकरी मेरी ओर बढ़ रही थी और उसकी हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी तालाब के किनारे से एक और आवाज गूंजी, विक्रम। ये एक बूढ़े आदमी की आवाज थी, कर्कश लेकिन गहरी। मैंने उस दिशा में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। तालाब के किनारे एक बूढ़ा खड़ा था, जिसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डंडा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मेरे भीतर तक देख सकता हो। तुम कौन हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे पैर अभी भी जमीन से चिपके थे और बाण झाकरी मेरे सामने थी। मैं जंगल का आखिरी गवाह हूं, उसने कहा। मेरा नाम बरकट है। मैंने बाण झाकरी को उस समय देखा था जब उसकी आत्मा को कैद किया गया था। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे क्या करना चाहिए? ये औरत, ये आत्मा, ये मुझसे क्या चाहती है? उसने तालाब की ओर देखा, जहां पानी अब और उबल रहा था। तुमने बाण झाकरी की मूर्ति को तालाब में डाला, लेकिन वो उसका घर नहीं है। उसका असली विश्राम स्थल जंगल के दिल में है, एक शापित मैदान जहां उसकी शक्ति को पहली बार बुलाया गया था। शापित मैदान? मैंने पूछा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन रास्ता खतरनाक है। जंगल की आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी और बाण झाकरी, वो तुम्हें आजाद नहीं होने देगी। मैंने बाण झाकरी की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख में खुला था। विक्रम, उसने कहा, तुम हमारे हो। मैंने बरकट की ओर देखा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे कैसे रोकूं? उसने अपने डंडे को जमीन पर ठोका और एक अजीब सी आवाज जंगल में गूंजी। तुम्हें मूर्ति को शापित मैदान तक ले जाना होगा, उसने कहा, लेकिन सावधान रहना, बाण झाकरी की शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। मैंने अपने ट्रक की ओर देखा। कार्गो से लाल द्रव अब तालाब में मिल रहा था और तालाब का पानी और लाल हो रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं ये मूर्ति कैसे ले जाऊं? ये तो... लेकिन मेरी बात अधूरी रह गई। तभी बाण झाकरी मेरे सामने फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और साफ था, एक औरत जिसके बाल जंगल की टहनियों जैसे थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद कर चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे हो। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक की ओर भागा। मुझे बाकी बक्सों को तालाब से दूर ले जाना था और मूर्ति को शापित मैदान तक पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही मैंने कार्गो का दरवाजा खोला, मुझे एक और झटका लगा। बाकी बक्से भी चटक चुके थे और उनमें से वो लाल द्रव सड़क पर बह रहा था। मूर्ति अब कार्गो के फर्श पर थी,
और उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मैंने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ जलने लगे। मैंने बरकट की ओर देखा। ये मूर्ति कैसे? उसने गहरी सांस ली। बाण झाकरी अब तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें शापित मैदान तक ले जाएगी, लेकिन सावधान रहना, जंगल की आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति को ट्रक की ड्राइवर सीट पर रखा। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार स्टीयरिंग मेरे काबू में नहीं था। ट्रक अपने आप जंगल की गहराई में बढ़ रहा था, जहां बरकट ने शापित मैदान का जिक्र किया था। सड़क अब और संकरी हो रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तात, तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली जंगल की गहराई में इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। वहां पेड़ों के बीच एक शापित मैदान दिख रहा था, जिसके बीच में एक पुराना खंडहर जैसा ढांचा था। उस ढांचे से एक नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को मैदान की ओर मोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं मैदान के पास पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने टॉर्च उठाई और मैदान की ओर बढ़ा। मैदान का जमीन ठंडी थी और उस पर घास की जगह काली जली हुई मिट्टी थी। ढांचे के पास एक पुराना पत्थर का चबूतरा था, जिस पर वही नक्काशी थी जो मैंने बक्सों, गुफा और पूजा स्थल पर देखी थी। मैंने मूर्ति को चबूतरे पर रखा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मैदान की जमीन कांपने लगी और मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली। विक्रम, बाण झाकरी की आवाज फिर गूंजी। तुम हमें आजाद कर चुके हो। मैं पीछे हट गया, लेकिन मैदान की जमीन अब मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज जंगल के शोर में खो गई। तभी मैदान के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वही औरत, बाण झाकरी, लेकिन अब वो और भी भयानक थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख में खुला था। विक्रम, उसने कहा, तुम अब हमारे हो। मैंने अपने आप को संभाला और चबूतरे की ओर भागा। मुझे मूर्ति को नष्ट करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ, मुझे एक और झटका लगा। मेरे दिमाग में एक और तस्वीर उभरी, एक प्राचीन गांव जहां लोग बाण झाकरी की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी एक आग की लपट ने गांव को जला दिया और वो औरत, बाण झाकरी, मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति को चबूतरे से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने मूर्ति को छुआ, एक जोरदार चीख गूंजी और मैदान की जमीन फटने लगी। मैं पीछे हट गया और मेरा खून जम गया। बाण झाकरी अब मेरे सामने थी और उसकी आंखें मेरे भीतर तक देख रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें आजाद कर चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे हो। मेरे चारों तरफ अंधेरा गहरा रहा था और मेरे कानों में वो चीखें अब एक तूफान की तरह गूंज रही थीं। बाण झाकरी मेरे सामने थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख में खुला था। विक्रम, तुम हमें आजाद कर चुके हो, लेकिन अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज मेरे सिर में चाकू की तरह चुभ रही थी। शापित मैदान की जमीन फट रही थी और उसमें से लाल द्रव उबल रहा था, जो मेरे ट्रक के बक्सों से रिसा था। मैंने मूर्ति को चबूतरे पर रख दिया था, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं, बल्कि बाण झाकरी की शक्ति और बढ़ गई थी। मैं पीछे हट गया। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ खाली थे। टॉर्च कब बुझ चुकी थी मुझे याद नहीं। मैं सिर्फ उस नीली रोशनी में देख पा रहा था जो मूर्ति की आंखों से निकल रही थी। मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन मेरी आवाज मैदान के शोर में खो गई। जमीन मेरे पैरों के नीचे हिल रही थी और वो काली छायाएं जिन्हें मैंने नदी, गुफा और पूजा स्थल पर देखा था, अब मेरे चारों तरफ तैर रही थीं। उनकी चमकती आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थीं। तभी एक गहरी कर्कश आवाज फिर गूंजी। विक्रम, ये बरकट की आवाज थी, उस बूढ़े का जो जंगल का गवाह था। मैंने उसकी ओर देखा। वो मैदान के किनारे खड़ा था। उसका लकड़ी का डंडा जमीन पर टिका था। उसका चेहरा राख से सना था,
लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बरकट, मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बचा। ये औरत, ये आत्मा, ये मुझसे क्या चाहती है? उसने गहरी सांस ली और मूर्ति की ओर देखा। तुमने बाण झाकरी को आजाद कर दिया विक्रम, लेकिन उसकी आजादी अधूरी है। उसकी शक्ति को पूरी तरह मुक्त करने के लिए तुम्हें एक अंतिम बलिदान देना होगा। बलिदान? मैंने हकलाते हुए पूछा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा सीना फट जाएगा। कैसा बलिदान? उसने अपने डंडे को जमीन पर ठोका और एक अजीब सी आवाज मैदान में गूंजी। बाण झाकरी की आत्मा को शांत करने के लिए तुम्हें उसे उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाना होगा। यह मैदान उसका घर नहीं है। उसका असली घर जंगल के उस पार है, एक प्राचीन बलिदान स्थल जहां उसकी शक्ति को पहली बार बुलाया गया था। मैंने बाण झाकरी की ओर देखा। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही हो। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं? मैंने पूछा। बरकट ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में दया थी। तो बाण झाकरी तुम्हें नष्ट कर देगी, और सिर्फ तुम्हें नहीं, इस जंगल को, इस नदी को और हर उस चीज को जो उसके रास्ते में आएगी। तभी मैदान की जमीन फिर से फटने लगी। लाल द्रव अब एक नाले की तरह बह रहा था और वो काली छायाएं मेरे और करीब आ रही थीं। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं ये सब नहीं सह सकता। बरकट ने अपने डंडे को हवा में लहराया और एक जोरदार आवाज के साथ मैदान की जमीन स्थिर हो गई। जा विक्रम, उसने कहा, मूर्ति को ले जा और उसे बलिदान स्थल तक पहुंचा दे, लेकिन सावधान रहना, बाण झाकरी अब तुम्हारे साथ है। मैंने अपने आप को संभाला और मूर्ति को चबूतरे से उठाया। वो इतनी ठंडी थी कि मेरे हाथ जलने लगे, लेकिन मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं मैदान से बाहर भागा और मेरा ट्रक अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी हेडलाइट्स पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और कार्गो से वो लाल द्रव अब सड़क पर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। मैंने मूर्ति को ट्रक की ड्राइवर सीट पर रखा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने गति बढ़ाई, मुझे एक और झटका लगा। मेरा रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक प्राचीन मंत्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। सड़क अब और संकरी हो रही थी। पेड़ों की टहनियां मेरे ट्रक को छू रही थीं और उनकी खरखराहट अब चीखों में बदल गई थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और मेरा दिल धक से रह गया। वो यात्री अब मेरे ट्रक की पिछली सीट पर बैठा था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं। तुम क्या चाहते हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी उंगली जंगल की गहराई में इशारा कर रही थी। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया। वहां पेड़ों के बीच एक प्राचीन बलिदान स्थल दिख रहा था, जिसके बीच में एक पुराना पत्थर का चबूतरा था। उस चबूतरे से एक नीली रोशनी निकल रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक को बलिदान स्थल की ओर मोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद हो गया और सन्नाटा मेरे चारों तरफ फैल गया। मैंने मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने मूर्ति को उठाया और बलिदान स्थल की ओर बढ़ा। चबूतरा पुराना और खंडहर जैसा था, लेकिन उस पर वही नक्काशी थी जो मैंने बक्सों, गुफा, पूजा स्थल और मैदान पर देखी थी। मैंने मूर्ति को चबूतरे पर रखा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांपने लगी और मूर्ति की आंखों से एक नीली रोशनी निकली जो पूरे बलिदान स्थल को रोशन कर रही थी। विक्रम, बाण झाकरी की आवाज फिर गूंजी। तुम हमें आजाद कर चुके हो, लेकिन अब तुम्हारा बलिदान चाहिए। मैं पीछे हट गया। बलिदान? मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने तुम्हें यहां तक लाया, मैंने तुम्हारी मूर्ति को हर जगह पहुंचाया, अब और क्या चाहिए? तभी बरकट फिर से मेरे सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब और गंभीर था। विक्रम, उसने कहा, बाण झाकरी की शक्ति को शांत करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा का बलिदान देना होगा। तुम्हें इस जंगल को छोड़ना होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। मैंने अपने दिमाग को झकझोरा। कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन मैंने तो बस पैसे लिए थे। उसने मेरी ओर देखा। उन पैसों ने तुम्हें बाण झाकरी से जोड़ा, अब तुम्हें उस बंधन को तोड़ना होगा। मैंने अपने जेब में हाथ डाला। वहां वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी थी जो मुझे गुवाहाटी में दी गई थी। मैंने उसे निकाला और उसकी ओर देखा। कागज पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उस पर लिखे शब्द अब चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई शक्ति हो। इसे जला दो, बरकट ने कहा, और बाण झाकरी को आजाद कर दो।
मैंने अपने आप को संभाला और कॉन्ट्रैक्ट को चबूतरे पर रखा। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने माचिस जलाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग बुझ गई। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार हवा आग को बुझा रही थी। तभी बाण झाकरी मेरे सामने फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। विक्रम, उसने कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मैंने फिर से माचिस जलाई और इस बार मैंने कॉन्ट्रैक्ट को आग के हवाले कर दिया। कागज जलने लगा और एक नीली लौ उठी। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और मूर्ति की आंखें बुझ गईं। मैदान की जमीन फिर से कांपने लगी। लाल द्रव अब वापस जमीन में समा रहा था और वो काली छायाएं धीरे धीरे गायब हो रही थीं। बाण झाकरी मेरे सामने थी, लेकिन अब उसका चेहरा धुंधला हो रहा था। विक्रम, उसने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और फिर वो गायब हो गई। मूर्ति अब सिर्फ एक साधारण मिट्टी का ढेला थी, जिसकी आंखें बुझ चुकी थीं। मैदान शांत हो गया और नदी का पानी फिर से काला और शांत हो गया। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक की ओर भागा। बरकट अब वहां नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और इस बार ट्रक मेरे काबू में था। मैंने गति बढ़ाई और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। सड़क अब साफ थी और पेड़ों की टहनियां अब चीख नहीं रही थीं। करीब सुबह के 4 बजे मैं जोरहाट के बाहरी इलाके में पहुंचा। वहां का गोदाम खाली था और मुझे कोई नहीं मिला। मैंने ट्रक को गोदाम के बाहर खड़ा किया और कार्गो की जांच की। बक्से अब खाली थे, न हड्डियां, न नक्काशी, न लाल द्रव। सब कुछ गायब था। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रक में बैठ गया। मेरे दिमाग में अब भी बाण झाकरी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब वो कमजोर थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो यात्री अब वहां नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को वापस गुवाहाटी की ओर मोड़ा। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अभी भी था। क्या मैं वाकई आजाद था, या बाण झाकरी का साया हमेशा मेरे साथ रहेगा? जंगल अब शांत था, लेकिन उसकी सांसें मेरे पीछे थीं। विक्रम ने तो बाण झाकरी को आजाद कर दिया, लेकिन आप इस जंगल से बच पाएंगे? अगर आपको यह डरावना सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि डर बांटने में मजा है। कमेंट में बताएं कि आप इस जंगल में कितनी देर टिक पाते। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक जंगल से बच के